हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 18 होने वाला है। इसके पहले सेट नंबर 17 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सम्मिलित किए सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इंग्लिश देख के आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द EMF जनरेटेड बाई अ गिवन DC जनरेटर डिपेंड्स अपॉन। जो EMF है वो किस पे निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं ई बराबर P5NZ/60A। P5NZ/60A यानी कि फ्लक्स पे भी करता है और स्पीड पे भी करता है। फ्लक्स पे भी करता है और स्पीड पे भी करता है। तो उसमें यहाँ पे स्पीड हो गया, यहाँ पे बैक इंफिनिटी स्पीड हो गया। स्पीड एंड फ्लक्स बोथ, स्पीड एंड फ्लक्स बोथ दोनों पर निर्भर करता है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, स्पीड एंड फ्लक्स बोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ DC शंट जनरेटर ऑन लोडिंग। हमारा जो DC शंट जनरेटर है लोड करने पर, लोड की स्थिति में जो उसका टर्मिनल वोल्टेज है, क्या टर्मिनल वोल्टेज है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कैसा जनरेटर DC शंट जनरेटर है। जब हम शंट जनरेटर लोड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो जो है बहुत कम घटा हुआ मिलता है। लगभग एक कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही हल्का सा, एकदम हल्का सा घटा हुआ मिलता है। तो डिक्रीज स्लाइटली, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही होगा। डिक्रीज स्लाइटली, बहुत हल्का सा गिरावट आती है लोड बढ़ाने पर DC शंट जनरेटर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज इज डिजायर एट ऑल लोड्स एंड DC जनरेटर दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास एक कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज सोर्स है, सभी लोडों पर चल रहा है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग, इसमें हम ऐसा कौन सा जनरेटर यूज़ करेंगे हमको प्राप्त हो जाए। एक ऐसा हो जो कांस्टेंट है, जिसको बदलना नहीं है, तो ऐसा कौन सा जनरेटर यूज़ करेंगे। शंट जनरेटर को हम लोग कांस्टेंट जनरेटर या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है ऑन लोडिंग द स्पीड ऑफ DC शंट मोटर। लोड बढ़ाने पर DC शंट मोटर की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्पीड घटेगी तो लोड बढ़ाने पर, लेकिन बहुत कम घटेगी। जो कंडीशन वोल्टेज में थी जनरेटर में, सेम कंडीशन यहीं पे अप्लाई होगी। स्पीड घटेगी लेकिन बहुत कम, डिक्रीज स्लाइटली। डिक्रीज स्लाइटली यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। स्लाइटली डिक्रीज, बहुत कम घटेगी स्पीड, अगर शंट मोटर की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा है। इसमें हमसे कहा गया है RDC सीरीज मोटर इज स्टार्टेड ऑन लोड, इट स्पीड विल बी। DC सीरीज मोटर हमारी है और इसको हमने कैसे इस्तेमाल किया है, नो लोड पे इस्तेमाल किया है। नो लोड पे हमने इसको इस्तेमाल किया है। जब हम इसको नो लोड पे इस्तेमाल करेंगे तो स्पीड जो है इसकी डेंजरसली बहुत हाई बढ़ जाएगी, बहुत हाई बढ़ेगी। क्यों हाई बढ़ेगी, क्योंकि देखिए नो लोड की कंडीशन में फाई का मान, फ्लक्स का मान बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि IL कम हो जाएगा। और जब हमारा फ्लक्स जितना कम हो जाएगा, फ्लक्स एकदम लगभग जीरो बराबर हो जाएगा, तो फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 25 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आयरन लॉसेस इन DC मशीन आर कॉस्ड बाई। DC मशीन में आयरन लॉस कैसे होते हैं, मतलब कहाँ पर होते हैं या किसके कारण होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो DC मशीन में आयरन लॉस वहाँ पर होते हैं जहाँ जहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट बनता है और उसमें फ्लक्स बहता है। क्योंकि जो आयरन लॉस है फ्लक्स के कारण बहते होते हैं, तो जहाँ जहाँ मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बहेगा वहाँ वहाँ पर हमारे आयरन लॉसेस होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। फ्लक्स फ्लोइंग इन द मैग्नेटिक सर्किट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आयरन लॉसेस इन DC मशीन अकर इन। DC मशीन में आयरन लॉस कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। अभी इसका पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें पूछा कैसे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं। अब पूछा गया कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये पूछा गया है, स्थान उनका पूछा गया है। तो आयरन लॉसेस हमारे कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ जहाँ पर फ्लक्स बह रहा होगा। फ्लक्स कहाँ बह रहा होगा, आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर टीथ में। क्योंकि योग तो हमारी जो है परमानेंट मैग्नेटिक बनी होती है, यानी कि आर्मेचर कोर और आर्मेचर टीथ पे हमें क्या मिलेगा, आयरन लॉसेस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है RDC शंट जनरेटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड। हमारे पास कैसा जनरेटर है, एक DC शंट जनरेटर जो रेटेड रेटेड स्पीड पे चल रहा है, यह जिसमें अप्लाइड वोल्टेज कैसा रेटेड है, मतलब उसकी जो क्षमता है उसके अनुरूप है। इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ, अगर
सप्लाई वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज का मान आधा हो जाए, कितना हो जाए, आधा हो जाए, तो हमसे पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, डीसी जनरेटर पे। देखिए क्या होगा उसके। हमारे पास पहले देखें मशीन कैसी है, संट है ना। जब हमारी मशीन संट है तो क्या होगा, इसमें संट मशीन में स्पीड तो हमारी चेंज होनी नहीं है, बहुत कम स्पीड चेंज होगी, चाहे हम वोल्टेज में कितना ही परिवर्तन कर लें, क्योंकि उसी हिसाब से हमारी लोड करंट एडजस्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, डिक्रीज स्लाइटली। जब भी संट की बात आएगी, चाहे स्पीड हो चाहे टर्मिनल वोल्टेज हो, बहुत कम चेंज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है डमी क्वाइल्स इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में डमी क्वाइल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, तो किस लिए करते हैं, मैकेनिकल लॉस को, मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए। क्या करना, मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए, टू मेंटेन मैकेनिकल बैलेंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, इसमें किसी भी प्रकार की करंट नहीं बहती डमी क्वाइल में, केवल एक वाइंडिंग कर दी है जो खाली पड़ी थी, इसमें कोई करंट नहीं बहती है। इसका इस्तेमाल केवल इतना होता है कि मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हार्मोनिक्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे क्या गया, कॉपर लॉसेस अकरिंग इन डीसी मशीन अंडर लोडेड कंडीशन आर कांस्टेंट। लोड की स्थिति में हमारे पास कौन सी मशीन है, डीसी मशीन है, कॉपर लॉस कहाँ पर कांस्टेंट होंगे या नियत होंगे। देखिए इसमें मशीन डिफाइन नहीं किया कौन सी है, डीसी सीरीज है कि संट है, लेकिन जो संट की बात करें या किसकी बात करें, फील्ड वाइंडिंग, संट फील्ड वाइंडिंग की बात करें, तो उसका प्रतिरोध तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें करंट का मान बहुत कम जाता है। अगर करंट का मान कम जा रहा होगा तो उसमें क्या होगा, लॉस जो है कांस्टेंट हो जाएंगे, आयरन लॉस, क्योंकि हमारे पास आई स्क्वायर और लॉस, आई का मान बहुत कम हो जाएगा, तो आई स्क्वायर और लॉस में बहुत कम हो जाएंगे या कांस्टेंट हो जाएंगे। संट फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस कैसे, तो कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है आर्मेचर कॉपर लॉसेस डिपेंड अपॉन। आर्मेचर कॉपर लॉस जो है हमें किस बात पर निर्भर करते हैं, तो किसके, आई ए स्क्वायर इंटू आर, यानी कि आर्मेचर करंट और रेजिस्टेंस दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है 220 है, यहाँ पे 220 है, यहाँ पे 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द इफेक्ट ऑफ द मोटर इज, इसका जो मोटर का इफेक्ट क्या होगा, मतलब हमारे पास डीसी मोटर है 220 वोल्ट की, लेकिन हमने उसको कैसे कनेक्ट कर दिया है, एसी में कनेक्ट कर दिया है। जब भी डीसी मोटर को हम लोग एसी में कनेक्ट करेंगे तो उसकी इफिशियंसी घट जाएगी, डीसी सीरीज मोटर चल तो जाएगी लेकिन उसकी जो दक्षता है वो घट जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी होती है एसी में, और इसमें ऐसा फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है, इसलिए इसकी दक्षता घट जाएगी। रन एट पुअर इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर इज गिवन बाय। अगर बात करें जनरेटर की और बात करें मोटर की, इसमें किस तरह डायरेक्शन निकालते हैं, तो हमेशा देखा ध्यान रखा, जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं और मोटर में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। जनरेटर के लिए हमसे पूछा गया है तो जनरेटर में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर मे बी वेरिड बाई वेरिंग। जो हमारे पास डीसी शंट मोटर है उसकी स्पीड हम लोग किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं, किसकी हमसे बात कर रहा है, संट मोटर की। संट मोटर की स्पीड हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, देखेंगे। फील्ड करंट को चेंज करके, अगर हम फील्ड करंट को चेंज करें तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे सप्लाई वोल्टेज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वी, यानी कि वोल्टेज चेंज करने पर ही बैक ईएमएफ चेंज होगा, और अगर बैक ईएमएफ चेंज होगा तो इसकी स्पीड भी वेरी होगी। ई वी बराबर पी 500/60 से। आर्मेचर सर्किट, अगर हम आर्मेचर में धारा का मान घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो भी हमारी स्पीड चेंज होगी, यानी कि 15वें का हमारा डी नंबर सही होगा। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, 15वें का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया मैकेनिकल लॉसेस इन डीसी मशीन अकर इन। मैकेनिकल लॉसेस डीसी मशीन में कहाँ पर प्राप्त होते हैं,
तो कहाँ पर प्राप्त होंगे, बियरिंग फ्रैक्शन में प्राप्त होंगे, ब्रश में भी प्राप्त होंगे और एयर फ्रैक्शन में भी प्राप्त होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहा गया है द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर बी रेज्ड बियॉन्ड इट्स वैल्यू, दिस कैन बी अचीव्ड बाई। हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर की बढ़ाई गई है इसकी एक लिमिट वैल्यू से ऊपर, दिस कैन बी मतलब इसकी बेस स्पीड से अधिक बढ़ाई गई है। तो ये कैसे अचीव किया जा सकता है, तो ऐसा तो केवल तभी संभव है जब हमारे पास फ्लक्स का मान घट जाए। अगर फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। अब फ्लक्स हम लोग कैसे घटा सकते हैं, फ्लक्स तब घटेगा जब हमारे पास फील्ड वाइंडिंग में करंट कम पहुँचे। और फील्ड वाइंडिंग में करंट कब कम पहुँचेगी, जब हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। किसका, फील्ड वाइंडिंग का। तो एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर फील्ड वाइंडिंग में करंट कम पहुंचेगी। अगर करंट कम पहुंचेगी फ्लक्स कम बनेगा, और अगर फ्लक्स कम बनेगा तो स्पीड भी हमारी बढ़ जाएगी, स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द आर्मेचर करंट ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इस 50 एम्पियर, कितनी है, 50 एम्पियर आर्मेचर करंट वाइल सप्लाइंग अ फुल लोड टॉर्क, जब एक ऐसा फुल लोड टॉर्क दे रही है। इफ द आर्मेचर करंट इज रिड्यूस टू 25 एम्पियर, अगर आर्मेचर करंट कितनी हुई, 25 एम्पियर हो गई, द टॉर्क विल बी, टॉर्क कितना हो जाएगा। पहले हम देख लें हमारे पास कौन सी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। तो टी इसमें किसके समानुपाती होता है, आई ए स्क्वायर के, फील्ड करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो हम T1/T2 कर दें बराबर I1/I2 का स्क्वायर कर दें। इससे जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए T1 तो हमको फुल लोड टॉर्क मान लीजिए T1 है, T2 है। अगर हम यहाँ पे I1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा, 4। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे T2 बराबर, तो आएगा 1/4 T1, 1/4 T1। अगर हमें परसेंटेज में चाहिए, इंटू 100 कर देंगे। जैसे हम इंटू 100 करेंगे हमारे पास ये मिलेगा 25% ऑफ फुल लोड, 25% ऑफ फुल लोड, फुल लोड का 25%। 18वें का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आ डीसी शंट मोटर इज सप्लाइंग आ लोड एट इट्स रेटेड स्पीड। डीसी शंट मोटर हमारे पास है और कैसे कर रही है, रेटेड स्पीड पे सप्लाई दे रही है। द स्पीड कैन बी डिक्रीज बाई, स्पीड कैसे घटाई जा सकती है, डीसी शंट मोटर की स्पीड कैसे घटाई जा सकती है। तो अगर हम किसी तरह फ्लक्स को कम कर दें, फील्ड फ्लक्स को कम कर दें, और फील्ड फ्लक्स हमारा कब कम होगा, जब हम क्या करेंगे, उसमें रेजिस्टेंस जोड़ दें, किसमें, फील्ड में। एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फील्ड, जैसे हम फील्ड में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे करंट का मान घट जाएगा, करंट घट जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा। अगर फ्लक्स घट गया तो स्पीड भी घट जाए, स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पीड घटानी ना कि बढ़ानी है। जब स्पीड घटानी है तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा जो फ्लक्स वो बढ़ जाए। और फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, कि फील्ड में करंट ज़्यादा पहुँचे। और फील्ड में करंट कब ज़्यादा पहुँचेगी, जब आर्मेचर का रेजिस्टेंस कैसा हो जाए, ज़्यादा हो जाए। यानी कि एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, यहाँ पे घटानी है। जब भी डीसी शंट मोटर में स्पीड घटानी होगी तो आर्मेचर में हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, और जब बढ़ानी होगी तो फील्ड में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 19वें का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर रनिंग एट रेट स्पीड इट सडनली ओपन द स्पीड ऑफ द मोटर वुड टेंस। हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास डीसी शंट मोटर है और उसमें क्या हुआ, एकदम से इसकी जो है फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल क्या हो गए, ओपन हो गए। मतलब ये क्या होगा, ओपन हो गए। जैसे हमारे पास ये ओपन हो गए तो ये हमारी मोटर बन जाएगी कैसी, डीसी सीरीज़ मोटर के तरीके। और डीसी सीरीज़ मोटर नो लोड की कंडीशन में बहुत ही तेज़ स्पीड से चलती है, बता चुके हैं पहले। तो यानी कि इंक्रीज रैपिडली, बहुत फास्ट बढ़ जाएगी स्पीड इसकी। 20वें का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आ डीसी शंट जनरेटर हुज जनरेटेड EMF इज 220 वोल्ट इज सप्लाइंग आ लोड एट 200 वोल्ट। हमारे पास डीसी शंट जनरेटर है 220 वोल्ट का, और 220 वोल्ट 200 वोल्ट पर सप्लाई दे रहा है। तो इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, आर्मेचर आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम। द आर्मेचर करंट IA की वैल्यू पूछा है। तो अगर हम बात करें IA बराबर EB - V,
ई बी कितना है 220 माइनस 200 बटे आर ए यानी कि 1 यानी कि 20/1 यानी कि 1 एम्पियर। कितना 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 220/1 यानी कि 20 एम्पियर। कितना 20 एम्पियर। 220 माइनस 200/1 यानी कि 20/1 यानी कि 20 एम्पियर। हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर सर्व द पर्पस ऑफ। जो हमारे पास डीसी मोटर है उसमें जो कम्यूटेटर है वो किस लिए लगाया जाता है। जब भी हम बात करेंगे मोटर में डीसी में तो हम डीसी सप्लाई देंगे, तो लेकिन हमें चाहिए तो एसी। मशीन के अंदर हमें क्या चाहिए, एसी। चाहे डीसी या एसी, हमें मशीन के अंदर एसी ही चाहिए। जब डीसी मोटर है तो उसमें लोग डीसी सप्लाई देंगे, तो कम्यूटेटर क्या करेगा, डीसी को एसी में बदलेगा, कन्वर्टिंग डीसी इनटू एसी। अगर जनरेटर होता तो वो एसी को डीसी में बदलता कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ मोटर की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 22 में का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आर डी सी मोटर इज रनिंग एट 600 आरपीएम, 625 आरपीएम पे क्या चल रही है इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इट इज डिजायर टू रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिस कैन बी अचीव्ड। हमें क्या करना है, डीसी मोटर है 600 आरपीएम पे चल रही है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। हमें क्या करना है, इसकी स्पीड को परिवर्तित करना है, यानी कि इसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी कि क्लॉक वाइज से हमें एंटी क्लॉक वाइज करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग के करंट का मान चेंज कर दे या आर्मेचर वाइंडिंग करंट का मान चेंज कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइदर चेंजिंग आर्मेचर कनेक्शन और चेंजिंग फील्ड कनेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास ये रहा। इसमें से कहा गया है विच रिले हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ एंटीसिपेटिंग द पॉसिबल मेजर फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एक बहुत बड़े फॉल्ट को दर्शाने के लिए कौन सी रिले उत्तरदायी होती है। तो इसमें हमारी बुखोल्ड रिले एक ऐसी है जो मेजर पार्ट्स में फॉल्ट को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास ये रहा है। इसमें हमसे कहा गया बैक ईएमएफ ऑफ अ मोटर एट द मोमेंट ऑफ स्टार्टिंग इज कितना होगा। बैक ईएमएफ अगर हम बात करें ईबी की तो ईबी बराबर होता है P5NZ/60 ए। P5NZ/60 ए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एन का मान जीरो मिलेगा। जब एन ही जीरो है तो बैक ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह हमने आज के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपको पर डे मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।